हम थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन पढ़ते हैं या कहें वॉन थॉप इक्वेशन पढ़ते हैं। वॉन थॉप ने डाइल्यूट सॉल्यूशन को स्टडी किया और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ठीक उस तरह से बिहेव करता है जैसे कोई आइडियल गैस बिहेव कर रही होती है या आइडियल गैस का प्रेशर बिहेव कर रहा होता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर और कंसंट्रेशन को चेंज करने के साथ ठीक उसी तरीके से चेंज होता है जैसे हम आइडियल गैस इक्वेशन में किसी भी गैस का प्रेशर चेंज हो रहा होता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर, किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ठीक उसी तरह से डेवलप होता है जैसे कोई आइडियल गैस का प्रेशर डेवलप हो रहा होता है। आइडियल गैस का जो प्रेशर डेवलप हो रहा होता है वो कैसे है कि कोई भी गैस मॉलिक्यूल ये वेसल की वॉल से टक्कर मारते हैं और टक्कर मारकर एक प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक उसी तरीके से डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल है वो भी प्रेशर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो ये ऑब्जर्व करने के बाद वॉन थॉप ने सजेस्ट किया कि हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन है PV इक्वल NRT। इसी इक्वेशन को वॉन थॉप ने डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अप्लाई किया, उसके ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए अप्लाई किया और P की जगह P को रिप्लेस कर दिया पाई से। P की जगह पाई लिख दिया, मीन्स P को रिप्लेस कर दिया पाई से। पाई मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और पाई V इक्वल NRT उन्होंने लिखा। तो इस इक्वेशन को बाद में वॉन थॉप इक्वेशन कहा गया। अब इसको और थोड़ा सा ड्राइव करें तो यहां पर क्या आएगा, पाई इक्वल आएगा N/V RT। N/V नंबर ऑफ मोल पर लीटर सॉल्यूशन, ये कंसंट्रेशन हो गया, तो पाई इक्वल CRT हो गया। तो ये जो इक्वेशन है ये वॉन थॉप इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन के जरिए हम समझ सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अगर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर R की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, R तो गैस कांस्टेंट ही है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर T भी कांस्टेंट होगा और उस समय पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C हो जाएगा। मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये सॉल्यूट की नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जो पार्टिकल है उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये नेचर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की है, इसलिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में शामिल करते हैं। इस डेरिवेशन को हम थोड़ा सा और भी आगे ले जा सकते हैं। कैसे कि पाई V इक्वल N की जगह हम वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं RT, या पाई इक्वल वेट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम इनटू RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में भी हो सकता है और इसके डिफरेंट फॉर्म हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमें वॉन थॉप इक्वेशन मिल गया। वॉन थॉप इक्वेशन का फॉर्म ये भी है और ये भी है, और इसकी हेल्प से हम डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर और वॉन थॉप इक्वेशन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉब्लम है कि 6 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन एट 300 केल्विन, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले हमको कोई भी प्रॉब्लम पढ़ते समय ये देखना चाहिए कि हमको कैलकुलेट क्या करना है, निकालना क्या है। तो निकालना ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर अगर निकाल रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर वॉन थॉप इक्वेशन लगेगी जो हमारे सिलेबस में है। तो वॉन थॉप इक्वेशन है पाई इक्वल N/V RT। N होता है नंबर ऑफ मोल, इसको हम लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम WB अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल की जगह हमने वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिख लिया। ये जो वॉल्यूम है ये लीटर में है, इनटू RT। अब ये हमारा इक्वेशन बन गया। जो डेटा गिवन है कि 6 ग्राम यूरिया है वो लिख देंगे, मॉलिक्यूलर वेट यूरिया का 60 होता है, हमको पता है 1 लीटर सॉल्यूशन है। R और T की वैल्यू हम लिख देंगे, T की वैल्यू 300 केल्विन दिया है। तो ये हो जाएगा पाई इक्वल वेट इन ग्राम 6 अपॉन 60 मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम इन लीटर
1 है, 1 लीटर सॉल्यूशन, इनटू आर की वैल्यू है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर में और टेम्परेचर है 300 केल्विन। अब ये मिल गया हमको, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो पाई इक्वल कैलकुलेट करेंगे तो 2.46 ATM आ जाएगा। तो ये हमारी प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। आप इसको नोट कर लें। हमारी अगली बेसिक प्रॉब्लम है, बिल्कुल जीरो लेवल की प्रॉब्लम अभी करा रहा हूं, फिर धीरे धीरे आगे चलेंगे। कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% वेट टू वॉल्यूम ग्लूकोज सॉल्यूशन एट 300 केल्विन। तो इसमें क्या दिया हुआ है, 5% वेट टू वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 5 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ml, 100 ml है 0.1 लीटर सॉल्यूशन। और हमको निकालना क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। तो हमारा फार्मूला ऑस्मोटिक प्रेशर का वन ऑफ इक्वेशन आ गया, पाई इक्वल वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम इन लीटर नीचे इंटू आरटी। तो पाई इक्वल क्या आ जाएगा, वेट इन ग्राम कितना है 5 ग्राम ग्लूकोज 5 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 180 इंटू वॉल्यूम इन लीटर कितना है 0.1। आर की वैल्यू कितना है, आर है 0.0821 और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। ये सारी वैल्यू हमने लिख ली। अब हमको इनको सिर्फ कैलकुलेट करके इसका आंसर लिखना है। तो आप इसको कैलकुलेट करें और इसका आंसर निकालें अभी। तो इसका आंसर 6.842 ATM। इसको सॉल्व कर लें, फिर अगली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। हमारी अगली प्रॉब्लम है, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लाइकॉल कंटेनिंग 1.82 ग्राम पर लीटर हैज एन osmotic pressure 518 mmHg at 298 Kelvin. What is the molar mass of glycol? तो इसमें हमको मोलर मास निकालना है, जैसे हम बाकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से निकालते हैं, वैसे ही इसमें हमको ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से ये निकालना है। तो इसमें जो हमारा फॉर्मूला यूज होगा, पाई इक्वल वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। WB क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, MB क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, इनटू RT। अब इसमें क्या क्या चीज गिवन है, R की वैल्यू हमको मालूम है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर है। तो हमको पाई की वैल्यू जो दी हुई है 518 mmHg, इसको हम ATM में निकाल लें तो 518 अपॉन 760 ATM, ये आ गया पाई की वैल्यू। वेट इन ग्राम दिया हुआ है 1.82, मॉलिक्यूलर वेट हमको फाइंड करना है, MB हमको निकालना है। आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टेम्परेचर है, ये कितना दिया है 290 केल्विन, और RT वॉल्यूम है ग्राम पर लीटर में दिया है, तो वॉल्यूम इन लीटर 1 आ गया। हमको क्या करना है, अब इन सबकी वैल्यू फॉर्मूले के अंदर पुट कर देनी है। तो पाई की वैल्यू है 518 अपॉन 760 इक्वल वेट इन ग्राम कितना है 1.82 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका, वो फाइंड करना है, MB वॉल्यूम 1 लीटर है, इंटू 0.0821 टेम्परेचर है 290। ये फॉर्मूले के अंदर हमने सारी वैल्यू पुट कर दी है। अब इसमें MB मीन्स मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट हमको फाइंड करना है।
तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो 63.58 आ जाएगी, 63.58 ग्राम पर मोल। तो आप इसको कैलकुलेट करके एक बार चेक जरूर कर लें। तो ये हमारी प्रॉब्लम होगी, इसको आप अच्छे से नोट कर लें। हमारी अगली प्रॉब्लम है, एट 27 डिग्री सेल्सियस a solution containing 0.2 gram of an organic polymer in 100 ml of benzene develop a rise of 2.4 mm at osmotic equilibrium. Density of solution is 0.88 gram per ml. Calculate molar mass of polymer. तो इसमें पॉलीमर का मोलर मास फाइंड करना है, लेकिन एक और समस्या है कि इसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्ट नहीं दिया है, बल्कि ये कहा है कि 2.4 mm राइज है कैपिलरी के अंदर। तो इसमें हमको सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना पड़ेगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, पाई इक्वल रो एच जी। हमने जो क्लासिकल एक्सपेरिमेंट में देखा था कि पाई क्या होता है, रो एच जी है। यहां पर रो क्या है, रो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है जो 0.88 ग्राम पर ml है। हाइट ऑफ कॉलम 2.4 mm है, इसको हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2.4 डिवाइडेड बाई 10, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, और ग्रेविटी एक्सेलरेशन है 981। तो ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया इन सीजीएस, ये डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद हमको वांट ऑफ इक्वेशन लिखें, पाई वी इक्वल एनआरटी है, तो एन की जगह डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू आर टी। अब ध्यान देना है कि पाई यहां पर सीजीएस में आया है, तो हमको सारी वैल्यू सीजीएस में ही लिखनी पड़ेगी। तो पाई कितना है, पाई है 0.88 इंटू 0.24, मैंने इसको 0.24 कर दिया, इंटू 981, ये पाई हो गया सीजीएस में 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम भी सीजीएस में लेना पड़ेगा, तो वॉल्यूम इसमें 100 ml दिया हुआ है, 100 ml ऑफ बेंजीन। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml हम ऐसे ही लिखेंगे, ml में ही लिखेंगे, क्योंकि हमको सारी वैल्यू सीजीएस में लिखनी है। वेट इन ग्राम कितना है, 0.2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट एम बी निकालना है हमको। आर की वैल्यू 8.314 इंटू 10⁻⁷ सीजीएस वैल्यू में लेना है, और टेम्परेचर कितना दिया है, 27 डिग्री सेल्सियस मीन्स 300 केल्विन। तो ये सारी वैल्यू आपने लिख लिया है। अब एम बी फाइंड करना है, तो ये कैलकुलेट कर लें और एम बी हम निकाल सकते हैं। एम बी आएगा इसके अंदर 2.4 इंटू 10⁵ ग्राम पर मोल। तो पॉलीमर का जो मॉलिक्यूलर मास आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2.4 इंटू 10⁵ आ रहा है। तो इसे आप नोट कर लें। हम लोग जब कभी भी ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस पढ़ते हैं, तो 3 टर्म हमारे सामने अधिकांश तौर पर आते हैं। वो 3 टर्म है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनको हम बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं कि जब दो सॉल्यूशन को कंपेयर किया जाता है, तो जब दो सॉल्यूशन को कंपेयर किया जा रहा है और दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करने पर उनमें सॉल्वेंट का माइग्रेशन किसी भी डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ध्यान देना, ये आइसोटोनिक वर्ड तभी यूज किया जाता है जब दो सॉल्यूशन आपस में कंपेयर किए जा रहे हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट सेम टेम्परेचर आर नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऑफ ईच अदर। एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि जब हम दो सॉल्यूशन को आपस में कंपेयर कर रहे हैं उनके ऑस्मोटिक प्रेशर की बेस पर, और उन सॉल्यूशन को हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर रखा है और दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, जिसकी वजह से सॉल्वेंट का माइग्रेशन किसी भी डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं।
इन सॉल्यूशन में जो प्राइमरी कंडीशन है वो क्या है, π1 इक्वल π2, मींस दोनों सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होने चाहिए। अब हम वॉन हॉफ इक्वेशन अगर यहां लगाते हैं तो क्या आता है, π1 इक्वल हो जाएगा C1 RT1 कर ले। π1 किसी एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है और π2 किसी दूसरे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर π1 इक्वल होगा C1 RT1 और दूसरे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर π2 C2 RT2 हो जाएगा। अगर टेम्परेचर सेम है, इस इक्वेशन को हम फर्स्ट और इसको सेकंड ले लें। अगर टेम्परेचर सेम है मींस T1 इक्वल T2, तो ऐसी कंडीशन में और π1 इक्वल π2 भी है, मींस टेम्परेचर सेम है T1 इक्वल T2 और ऐसी कंडीशन में π1 इक्वल π2, ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम है। तो इक्वेशन हमारी आएगी C1 RT1 इक्वल C2 RT2। T1 T2 दोनों सेम है तो C1 T1 RT1 और RT2 कैंसिल हो जाएंगे। R यहां पर क्या है, गैस कांस्टेंट या सॉल्यूशन कांस्टेंट भी कहते हैं इसको। तो हमारा फॉर्मूला आएगा C1 इक्वल C2। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए प्राइमरी कंडीशन क्या होगी, π1 इक्वल π2 और ऐसी कंडीशन में C1 इक्वल C2 भी आ सकती है। हम इसको ऊपर लिख लेते हैं। तो हमने क्या निकाल लिया है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए C1 इक्वल C2 आ गया। अब ये कंसंट्रेशन एक सॉल्यूशन की है, ये कंसंट्रेशन दूसरे सॉल्यूशन की है। C1 की जगह हम लिख सकते हैं N1 अपॉन V1 इक्वल N2 अपॉन V2। N की जगह लिखा जा सकता है W1 अपॉन M1 V1 इक्वल W2 अपॉन M2 V2। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए जो इक्वेशन हमारा बना है वो क्या है, W1 अपॉन M1 V1 इक्वल W2 अपॉन M2 V2। तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गए। इसके बाद अगला टर्म आता है हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये भी तभी पॉसिबल है इन दोनों सॉल्यूशन को जब हम दो सॉल्यूशन को कंपेयर कर रहे हैं और दोनों सॉल्यूशन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किए गए हैं। तो जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर कम है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। इसको अगर हम डिफाइन करेंगे, व्हेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ टू सॉल्यूशन आर कंपेयर्ड at same temperature, the solution whose osmotic pressure is less is called hypotonic solution, while that with higher osmotic pressure is known as hypertonic solution. तो जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर, जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। जब हम एंडोऑस्मोसिस या एक्सोऑस्मोसिस को पढ़ रहे होते हैं उस समय भी हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टर्म यूज होते हैं। हमने क्या किया, वाटर लिया और वाटर में किशमिश को डाल दिया। अब किशमिश के अंदर का सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा और बाहर सॉल्वेंट है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। तो माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट होता है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ होगा। रिजल्ट क्या आएगा कि ये किशमिश फूलकर अंगूर बन जाएगा। सेम ऐसा ही अगर हम अंगूर को गाढ़ी चाशनी में डाल दें, अंगूर को गाढ़ी चाशनी में डाल दें, ये कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन है। तो बाहर के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, तो क्या होगा कि जो वाटर है सॉल्वेंट ये अंगूर से निकल के बाहर की तरफ आने लगेगा और ये श्रिंक हो जाएगा और किशमिश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ माइग्रेशन हो रहा है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये तीनों टर्म हमारे लिए क्लियर हो गए। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है कि जब दो सॉल्यूशन को कंपेयर किया जा रहा है और उस समय दोनों सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम टेम्परेचर पर सेम आ रहे हैं और आइसोटोनिक और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करने पर सॉल्वेंट का माइग्रेशन किसी भी डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और जब दो सॉल्यूशन को कंपेयर किया जाए, उनके ऑस्मोटिक प्रेशर को कंपेयर किया जाए, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उसे हाइपोटोनिक और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करने पर
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट का माइग्रेशन होता है। तो मेरे ख्याल से ये तीनों टर्म आपको क्लियर हो गए होंगे, इनकी डेफिनेशन आप नोट कर लें। अब हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। हमारी पहली प्रॉब्लम है a solution of urea having strength 8.77 gram per liter is isotonic with a 5% weight to volume solution of a non-volatile organic compound. Calculate molar mass of compound. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोलर मास हमको फाइंड करना है और इसमें यूरिया सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में दी हुई है और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो वेट टू वॉल्यूम 5% सॉल्यूशन है और ये दोनों सॉल्यूशन आपस में आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो कंसेप्ट क्या है कि पाई 1 इक्वल पाई 2। आइसोटोनिक सॉल्यूशन की प्राइमरी कंडीशन है कि दोनों सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होने चाहिए और ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए पाई 1 इक्वल पाई 2 है तो C1 इक्वल C2 भी होगा। ध्यान देना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड के लिए ही ये जो नॉन आयोनाइजेबल कंपाउंड है या ये कहें कि ऐसे कंपाउंड हैं जो ना तो एसोसिएट हो रहे हैं ना डिसोसिएट हो रहे हैं, उनके लिए ही ये कंडीशन आएगी कि C1 इक्वल C2, लेकिन ये कंडीशन प्राइमरी कंडीशन है। तो दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए। तो C1 की जगह हम लिख सकते हैं W1 अपॉन M1 इंटू V1 इक्वल W2 अपॉन M2 इंटू V2। यहां W1 पहले कंपाउंड का वेट है, M1 उसका मॉलिक्यूलर वेट है, W1 पहले कंपाउंड का वेट है जो V1 वॉल्यूम में डिसॉल्व किया हुआ है, M1 इसका मॉलिक्यूलर वेट है, V1 वॉल्यूम है। दूसरे कंपाउंड के लिए W2 क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है जो V2 वॉल्यूम में डिसॉल्व है और M2 इसका मॉलिक्यूलर वेट है। तो W1 यूरिया ले लेते हैं, फर्स्ट वाले को यूरिया मान लेते हैं, ये यूरिया है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है कोई। तो यूरिया के लिए स्ट्रेंथ है 8.77 अपॉन 60 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है इंटू वॉल्यूम V1 क्या है 8.77 ग्राम पर लीटर है, मीन्स वॉल्यूम 1 लीटर है, इक्वल W2 क्या है 5% सॉल्यूशन है। तो 5% सॉल्यूशन का मतलब क्या है 5 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड इन 100 ml सॉल्यूशन। तो हम यहां पर W2 है 5 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर वेट M2 हमको फाइंड करना है और वॉल्यूम 100 ml है। यहां वॉल्यूम लीटर में लिखा है तो 100 ml को भी हमको लीटर में लिखना पड़ेगा, ये 0.1 लीटर आ गया। तो अब M2 हम फाइंड कर लें, M2 कितना आ जाएगा, इसको M2 इक्वल आ जाएगा, इसको सॉल्व कर 342 ग्राम पर मोल आ जाएगा। M2 मीन्स मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 342 ग्राम पर मोल आ रहा है। तो इसे आप नोट कर लें। हमारी अगली प्रॉब्लम है अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया हैज ऑस्मोटिक प्रेशर 400 mmHg at 300 Kelvin. The solution is diluted and the temperature is raised to 310 Kelvin. When the osmotic pressure is found to 103.33 mmHg, calculate the extent of dilution. तो इस प्रॉब्लम में क्या है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर 400 mmHg है 300 केल्विन टेम्परेचर। अब हमने उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जिससे कि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 103.33 mmHg आ गया और ये टेम्परेचर इसका 310 केल्विन कर दिया है। तो हमको ये बताना है इस प्रॉब्लम के अंदर कि हमने सॉल्यूशन को कितना डाइल्यूट किया, एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन को हमको बताना है। तो इस प्रॉब्लम के अंदर भी जो इक्वेशन लगेगा वो वॉन हॉफ इक्वेशन ही लगेगा। वॉन हॉफ इक्वेशन है पाई वी इक्वल एन आर टी, पाई वी इक्वल एन आर टी। यहां कई ऑथर आर की जगह एस भी लिखते हैं। आर गैस कांस्टेंट होता है और एस सॉल्यूशन कांस्टेंट होता है। आर और एस दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि वैल्यू इसकी सेम ही है। तो वॉन हॉफ इक्वेशन है पाई वी इक्वल एन आर टी। अब इसमें हमको ये देखना है कि हमारा जो सॉल्यूशन था ओरिजिनल स्टेट में, मींस इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच में हम कंपेयर कर रहे हैं।
ओरिजिनल स्टेट में हमारा सॉल्यूशन था वो 400 mmHg, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर था 300 केल्विन टेम्परेचर पर, और 310 केल्विन टेम्परेचर पर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर डाइल्यूट करने के बाद 103.33 mmHg आ गया है। तो एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन बताना है। तो वॉन हॉफ इक्वेशन को हमको दोनों इनिशियल और फाइनल कंडीशन के लिए लिखना है। इनिशियल कंडीशन में पाई 1 V1 इक्वल nRT1। सॉल्यूट चेंज नहीं हुआ है, जो सॉल्यूशन है उसी के अंदर हमने सॉल्वेंट मिला दिया है जिससे कि वो डाइल्यूट हो गया है। तो सॉल्यूट का अमाउंट तो सेम है, लेकिन सॉल्वेंट का अमाउंट चेंज हुआ है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज हुआ है। तो इनिशियल वॉल्यूम जो था सॉल्यूशन का वो V1 है, क्योंकि इसमें दी हुई वैल्यू नहीं दी हुई है। उसमें n मोल सॉल्यूट के डिसॉल्व थे और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई1 आ रहा था और टेम्परेचर T1 था। ये इनिशियल कंडीशन हो गई। फाइनल कंडीशन में ऑस्मोटिक प्रेशर पाई2 हो गया और डाइल्यूट करने के बाद सॉल्यूशन का नया वॉल्यूम V2 आ गया। इक्वल नंबर ऑफ मोल्स उतने ही हैं क्योंकि सॉलिड के अमाउंट में कोई चेंज नहीं किया है, T2 टेम्परेचर में चेंज कर दिया है। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को डिवाइड कर दें, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी पाई1 V1 अपॉन पाई2 V2 इक्वल T1 अपॉन T। ये इक्वेशन हमको मिल गया। इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पाई जो इनिशियल ऑस्मोटिक प्रेशर था वो 400 वॉल्यूम V1 है अपॉन पाई2 कितना हो गया 103.33 इक्वल टेम्परेचर T1 कितना है 300 केल्विन है और T2 टेम्परेचर कितना है 310 केल्विन। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर V2 लिखना रह गया था, तो नया ऑस्मोटिक प्रेशर, पहला ऑस्मोटिक प्रेशर 400 था, वॉल्यूम V1 है। अब डाइल्यूट करने के बाद वॉल्यूम V2 हो गया है और नया ऑस्मोटिक प्रेशर 103.33 हो गया है। इनिशियल टेम्परेचर 300 था और नया टेम्परेचर 310 केल्विन आ गया है। इसमें हम ये देखेंगे कि इसको सॉल्व करने के बाद V2 इक्वल आ जाएगा 4V1। V2 इक्वल आ जाएगा 4V1। इसका मतलब क्या हुआ है कि हमारा जो वॉल्यूम V1 था अब उससे 4 टाइम ज्यादा हो गया है, मीन सॉल्यूशन को हमने 4 टाइम डाइल्यूट कर दिया है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड 4 टाइम्स। तो हमने सॉल्यूशन को 4 टाइम डाइल्यूट किया और टेम्परेचर को 300 से 310 केल्विन कर दिया। तो जो इनिशियल प्रेशर 400 mmHg था उसकी जगह 103.33 mmHg आ गया। तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, आप इसे नोट कर लें। अगली प्रॉब्लम है कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 100 ml ऑफ 3.6% weight to volume solution of urea and 100 ml of 3.42% weight to volume solution of sugar at 17 डिग्री सेल्सियस। तो इसको सॉल्व करना है, तो इसमें हमको ध्यान देना है कि 100 ml पहला सॉल्यूशन और 100 ml दूसरा सॉल्यूशन, कुल मिलाके 200 ml सॉल्यूशन हो गया है। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है V1 प्लस V2 मीन्स 100 प्लस 100 इक्वल 200 ml। V1 पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम और V2 दूसरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम। पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी 100 ml है, दूसरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी 100 ml है। दोनों को सम कर दिया तो 200 ml आ गया, तो टोटल वॉल्यूम आ गया 200 ml। टोटल सॉल्यूट कितना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड टोटल इक्वल नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ शुगर। इस 200 ml सॉल्यूशन में यूरिया और शुगर दोनों मिल गए हैं। अब तो यूरिया के मोल कितने आएंगे, यूरिया कितना है 3.6% वेट टू वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ यूरिया है, मींस 3.6 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यूरिया जो हमें मिला है वो कितना है 3.6 ग्राम है, अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट 60।
प्लस शुगर के मोल निकालें। शुगर का कितना अमाउंट है 3.42 डिवाइडेड बाई 342 इसका मॉलिक्यूलर वेट है। ये हमने क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया है, वेट ऑफ यूरिया अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ शुगर है, वेट ऑफ शुगर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ शुगर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.06 प्लस ये आएगा 0.01 इक्वल 0.07 मोल। तो टोटल मोल हो गए सॉल्यूट के 0.07 मोल और टोटल वॉल्यूम हो गया सॉल्यूशन का 200 ml। वन टॉप इक्वेशन लगा दें, पाई वी इक्वल एन आर टी और एन एस टी। मैंने पहले भी बताया है कि आर की जगह हम एस भी लिख सकते हैं क्योंकि यहां उसको सॉल्यूशन कांस्टेंट मार रहे हैं। आर लिखें या एस लिखें, दोनों ही कंडीशन में वैल्यू सेम आनी है। तो ये हो जाएगा पाई इक्वल नंबर ऑफ मोल एस टी अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल कितना है 0.07, एस की वैल्यू कितना है 0.0821, टेम्परेचर कितना है 17 डिग्री सेल्सियस मीन्स 290 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम 200 ml है, इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 लीटर आ गया। तो यहां पर लिखेंगे 0.2। अब इसको सॉल्व कर लेना है। ये सारा आप सॉल्व करके ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा 8.3380। तो इस फाइनल सॉल्यूशन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा 8.3380। तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आप इसे नोट कर